नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर हिस्टोरियोग्राफी एंड रिसर्च मेथोलॉजी में। मित्रों, पिछले 10-15 दिनों से परिवार में कुछ समस्याएं होने के कारण मैं कोई वीडियो नहीं बना पाया था। आज फिर से हाजिर हुआ हूं आपके समक्ष एक नया वीडियो लेकर के। अभी 2 दिन पहले गांधी जयंती थी 2 अक्टूबर को, तो एक नया वीडियो जिसका शीर्षक है गांधी जी का शिक्षा दर्शन। चूँकि आप सभी विद्यार्थी हैं, गांधी जी के शिक्षा के बारे में क्या विचार थे, इस बात पे चर्चा करना मुझे समीचीन लगता है। गांधी जी आज के समय में कितने प्रासंगिक हैं, कितने नहीं प्रासंगिक हैं, इस बात पर बहुत सारी चर्चाएं होती हैं, लेकिन शिक्षा के बारे में उनके क्या विचार थे, इस बात पर चर्चा कम होती है। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शिक्षा ही वह साधन है जिसके सहारे मनुष्य अपना शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक विकास कर सकता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि शिक्षा मनुष्य में निहित पूर्णता का उदय और प्राकट्य है। प्रत्येक बालक के अंदर अनेक प्रकार की शक्तियाँ विद्यमान रहती हैं तथा इन शक्तियों का वास्तविक विकास शिक्षा अथवा ज्ञान के द्वारा ही हो सकता है। अगर बालक को सही ढंग से शिक्षित किया जाए तभी उसके अंदर जो अंतर्निहित शक्तियां हैं उनका विकास किया जा सकता है। मित्रों, शिक्षा के द्वारा ही मनुष्य अपनी योग्यता में वृद्धि कर समाज के उत्कर्ष और राष्ट्र निर्माण के लिए अधिक उत्तरदायी सिद्ध हो सकता है। मानव समाज में आज अनेक कुरीतियाँ व्याप्त हैं और उन कुरीतियों और कुप्रभावों के विनाश तथा मानव कल्याण का एकमात्र उपाय शिक्षा है। अभी हमारी सरकार एक नई शिक्षा प्रणाली लेकर आई है जिसके ऊपर आजकल काफ़ी बहस भी हो रही, काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं। यूनान के महान दार्शनिक सुकरात ने भी ये कहा था कि अपने को जानो, यही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। जो लोग स्वयं को जानते हैं वो अपनी शक्तियों और दुर्बलताओं से भली भांति परिचित होते हैं। प्राचीन भारतीय मनीषी कौटिल्य ने ज्ञान को मनुष्य का तीसरा नेत्र कहा था। भारतवर्ष में प्राचीन काल से ही विद्या प्राप्त करने या शिक्षा अर्जित करने पर अत्यधिक बल दिया जाता था और वास्तव में हमारे भारतीय शास्त्रों के अनुसार, भारतीय परंपराओं के अनुसार संसार के सारे कष्टों का जो कारण है वो अविद्या है, अज्ञान है। भारत में आने वाले अनेक यात्रियों जैसे मेगास्थनीज, इत्सिंग, फाहियान, वेनसांग, अलबरूनी आदि ने भी स्वीकार किया है कि सामान्यतः सभी हिंदू विद्या प्रेमी होते हैं। आधुनिक युग में अनेक अंग्रेज विद्वान जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के नौकर थे, उन्होंने भी इस तथ्य को स्वीकार किया है कि भारत के लोग अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करने हेतु किसी भी हद तक जा सकते हैं। आधुनिक भारत में बहुत सारे शिक्षा शास्त्री हुए हैं जिन्होंने भारत की शिक्षा प्रणाली को बहुत गहराई से प्रभावित किया है। आप मदन मोहन मालवीय का नाम ले सकते हैं, आप और भी बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं जैसे सर्वपल्ली राधाकृष्णन हैं, उन्होंने शिक्षा प्रणाली को बहुत प्रभावित किया था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं, तो ऐसे अनेक नाम हैं। लेकिन हम महात्मा गांधी को उपेक्षित नहीं कर सकते। महात्मा गांधी का नाम भी भारतीय शिक्षा के साथ जुड़ा हुआ है और उनका नाम भारतीय शिक्षाविदों में सर्वोपरि है। गांधी जी का उद्देश्य एक अहिंसक समाज का निर्माण करना था जहां लोग एक साथ मिलजुल कर रहें और एक दूसरे के सुख दुख में साथ दें। इसलिए वे ये मानते थे कि अहिंसा के द्वारा ही छात्र और छात्राएं भाई बहन की तरह स्वतंत्र रूप से एक साथ रहते हुए शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। उनका मानना था कि शिक्षा के माध्यम से ही
भारत में क्रांति का सूत्रपात हो सकता है। तो गांधी जी मूलतः एक राजनेता थे, एक बैरिस्टर थे, वकील थे, लेकिन राजनेता और बैरिस्टर होते हुए भी वो एक मौलिक विचारक थे, महान दार्शनिक थे और महान शिक्षा शास्त्री थे। शिक्षा का अर्थ उनके अनुसार था एक पूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण। हरिजन के एक अंक में उन्होंने लिखा था कि शिक्षा से मेरा मतलब है मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क व आत्मा से सर्वोत्तम को बाहर निकालना। गांधी जी शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य मानव जीवन का सर्वतोमुखी विकास मानते थे। वे शिक्षा और साक्षरता दोनों में भेद मानते थे। उनका ये कहना था कि साक्षर होने का अर्थ शिक्षित होना नहीं है। आज अगर आप देखें तो आज जो हमारी जनगणना वगैरह होती है और उसमें भारत का जो रेशियो निकाला जाता है कि कितने एजुकेटेड हैं, कितने अनएजुकेटेड हैं, तो वास्तव में अगर वो आप देखें तो साक्षर कितने हैं यही आंकड़े निकाले जाते हैं। तो गांधी जी साक्षरता को शिक्षा का एक साधन भर मानते थे और वो ये कहते थे कि साक्षरता न तो शिक्षा का अंत है और न प्रारंभ। अक्षर ज्ञान की अपेक्षा गांधी जी के लिए संस्कार ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। इसलिए शरीर, मन तथा आत्मा का विकास ही जो है वो शिक्षा का वास्तविक लक्ष्य मानते थे। उनका ये कहना था कि शरीर, मन और आत्मा का विकास ही शिक्षा का वास्तविक लक्ष्य होना चाहिए। शिक्षा को साध्य समझने के बजाय उसे चरित्र निर्माण का साधन मानते थे गांधी जी। उनका ये कहना था कि शिक्षा को स्वराज्य के काम का भी साधन मानना चाहिए, शिक्षा को चरित्र निर्माण का साधन मानना चाहिए। हर प्रकार की शिक्षा का ध्येय आत्मदर्शन होना चाहिए, जिसे हम कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन। तो शिक्षा चरित्र निर्माण का साधन है और गांधी जी का कहना था कि चरित्र निर्माण पत्थर और गारे से नहीं हो सकता है। वे कहते थे कि शिक्षा का सेतु यदि चरित्र निर्माण पर न आधारित हो तो उसका होना व्यर्थ है। गांधी जी की मान्यता थी कि शिक्षा के प्रचलित ढांचे को समाप्त करके एक सच्चे राष्ट्रीय शिक्षा संघ की स्थापना करनी होगी, जिससे भारत की अपनी बुद्धि और प्रतिभा की सम्यक प्रतिष्ठा होगी। वे चाहते थे कि बृहत्तर भारतीय समाज, जिसमें तथाकथित दलित और वनवासी भी शामिल हैं, वे विद्यमान ज्ञान धाराओं और ज्ञान ज्योतियों को फिर से प्रतिष्ठित किया जाए उनके अंदर और उनके अनुकूल संस्थान बनाए जाएं। यानी कि जो भारत के लोग हैं, जो बृहत्तर भारतीय जो समाज है, उसके अनुकूल शिक्षा व्यवस्था बनाई जाए। जो शिक्षा प्रणाली ऐसी बनाई जाए जो सबके काम आए, सबके हित जिससे सधते हों। तो शिक्षा का प्रयोजन केवल पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, अपितु नैतिक, बौद्धिक, चारित्रिक और आध्यात्मिक उन्नति भी है। केवल पुस्तकें पढ़ना गांधी जी के अनुसार एक रोग कहा जाएगा। उनका मानना था कि पढ़ने के साथ साथ विचार करना भी आवश्यक है। विचार करके जो अच्छा लगे उसे अपनाना चाहिए। बच्चा समस्त इंद्रियों व मन द्वारा अच्छा काम लेना जाने, शुद्ध उच्चारण करे और बिना किसी दबाव के स्वतः पढ़ना लिखना सीख ले, यही शिक्षा है। बच्चों को राम नाम, पहाड़ा, संस्कृत के श्लोक तथा आसपास के नदी नालों, पहाड़ों, मकानों तथा दिशाओं आदि का ज्ञान कराया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में बालक को अपने क्षेत्र तथा अपने देश के इतिहास व भूगोल से भली भांति परिचित होना चाहिए, ऐसा गांधी जी का मानना था। रूसो ने भी लिखा था कि हम 3 स्रोतों से ज्ञान प्राप्त करते हैं, प्रकृति, मनुष्य व वस्तुओं से। इहलोक तथा परलोक दोनों से तादात्म्य स्थापित करना शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य है। शिक्षा के कुछ तात्कालिक उद्देश्य भी हैं, जिनमें
जीविकोपार्जन की समस्या को सबसे प्रमुख है जीविकोपार्जन की समस्या। आजकल आप देखते हैं कि शिक्षा जो है वो ज्ञान प्राप्त करने का कम और जीविकोपार्जन का साधन अधिक हो गई है। तो गांधी जी के अनुसार यदि शिक्षा, रोटी, कपड़ा और आवास की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करती है तो वह शिक्षा निरर्थक है। शिक्षा का सही उद्देश्य है आत्मज्ञान, सत्य का ज्ञान तथा उसके माध्यम से ईश्वर का ज्ञान। शिक्षा का आवश्यक अंग यह होना चाहिए कि बालक जीवन संग्राम में प्रेम से घृणा को, सत्य से असत्य को और कष्ट सहन से हिंसा को आसानी से जीत सके, ऐसा गांधी जी का मानना था। और गांधी जी जो है वो जो भारतीय मान्यता है कि सा विद्या या विमुक्तये, तो गांधी जी जो है विद्या को मुक्ति का साधन मानते थे और इसमें विश्वास रखते थे। मनुष्य अनेक प्रकार की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और मानसिक दासता से ग्रस्त है और शिक्षा ही उसे दासता की इन बेड़ियों से मुक्त कर सकती है, गुलामी की जंजीरों से मुक्त कर सकती है। अतः लालच की पूर्ति के लिए अथवा धन कमाने के लिए विद्या के दुरुपयोग से बचना चाहिए, ऐसा गांधी जी का मानना था। तो स्पष्ट है कि शिक्षा द्वारा सांसारिक बंधनों से आत्मा की मुक्ति ही गांधी जी का लक्ष्य था। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि गांधी जी ने एक लंबा समय दक्षिण अफ्रीका में बिताया था। भारत में स्वतंत्रता संग्राम की कमान संभालने के पहले तो दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए डरबन और जोहानेसबर्ग, फिनिक्स और टालस्टॉय आश्रमों में शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने अनेक प्रयोग किए। उन्होंने इन जगहों में आश्रम बनाए थे अपने और यह निष्कर्ष निकाला कि बालकों की शिक्षा में चरित्र का भी योग रहे और बौद्धिक शिक्षा के साथ साथ श्रम भी शिक्षा का मुख्य अंग होना चाहिए। बालक की शिक्षा में चरित्र की महत्ता पर बल तो दिया जाए, लेकिन श्रम को भी बहुत महत्व दिया जाए। माँ बाप के पास ही बालक को सच्ची शिक्षा मिल सकती है। शिक्षा के साथ साथ बालक को गांधी जी का मानना था कि कोई हुनर भी सिखाया जाना चाहिए, जैसे कोई हुनर जैसे दस्तकारी है या और कोई काम है जिसमें बालक की रुचि हो, तो उस तरह का काम सिखाया जाना चाहिए जिससे कि वो अपना आगे चल करके जीविकोपार्जन कर सके। साथ ही साथ उन्होंने मातृभाषा के ऊपर बहुत जोर दिया था। मातृभाषा का ज्ञान होना आवश्यक है। सादा जीवन और उच्च विचार उनकी शिक्षा का मूल मंत्र है। सिंपल लाइफ और हाई थिंकिंग जिसे कहते हैं अंग्रेजी में। तो बच्चों को प्रताड़ित करके पढ़ाने के वो खिलाफ थे। उनका यह मानना था कि बच्चों को दंड दे करके, मारपीट करके नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। शिक्षा के साथ साथ हस्तकला उद्योग पर भी उन्होंने बहुत बल दिया। उनका कहना था कि भारत जैसे गरीब देश में इससे दोहरा प्रयोजन सिद्ध होगा। एक तरफ तो बालक जो है वो शिक्षा के साथ साथ अगर उनको हस्तकला वगैरह की शिक्षा दी जाए तो नया हुनर सीखेंगे और दूसरी तरफ उनकी जो पढ़ाई लिखाई है उसका खर्च भी निकलेगा। वो चाहे तो बाद के जीवन में अपने इस हुनर के जरिए, अपने इस काबिलियत के जरिए वो स्वावलंबी बन सकते हैं, अपनी आजीविका कमा सकते हैं। गांधी जी गांवों में ऐसी शिक्षा चाहते थे, ऐसी शिक्षा व्यवस्था चाहते थे जिसमें बालक पढ़ाई के साथ साथ कताई, बुनाई, लुहार का काम, बढ़ईगिरी, खेती बाड़ी, स्वास्थ्य, सफाई, घरेलू चिकित्सा आदि का भी ज्ञान प्राप्त करें। तो शिक्षा के साथ साथ बालक की रचनात्मक क्षमता का विकास भी आवश्यक है। व्यायाम करना और शुद्ध रहना तथा स्वावलंबन का मार्ग अपनाना यह बालक के लिए आवश्यक है और इसके लिए उसको स्कूल में, विद्यालय में इसके लिए उसको प्रेरित किया जाना चाहिए। और सच्ची शिक्षा वह है जो हमारे भीतर के उत्तम तत्वों को बाहर लाकर प्रकट करती है। मित्रों, गांधी जी के अनुसार मानवता की पुस्तक से बढ़ के दूसरी कोई पुस्तक
नहीं हो सकती। इसलिए सबसे बड़ा पाठ जो विद्यालयों में सिखाया जाना चाहिए वो मानवता का पाठ पढ़ाया जाना चाहिए बच्चों को। पहले वो एक यानी कि वो पढ़े लिखे होने के साथ साथ एक अच्छे मनुष्य बने। संस्कृत भाषा महात्मा गांधी को बहुत प्रिय थी और संस्कृत भाषा की उपेक्षा उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। संस्कृत भारत की सबसे प्राचीन भाषा है तथा भारतीय भाषाओं की जननी है। अतः गांधी जी का कहना था कि संस्कृत का जो अध्ययन है वो बहुत आवश्यक है और संस्कृत का ज्ञान इसलिए भी आवश्यक है कि जिससे कि हम अपनी संस्कृति को, अपनी प्राचीन भारतीय संस्कृति को अच्छी तरह से समझ सकें। राम और कृष्ण जैसे अपने पूर्वजों को जानने के लिए संस्कृत का ज्ञान आवश्यक है। जिस भाषा में हमारे पूर्वजों ने चिंतन मनन किया था और जिस भाषा में उन्होंने लेखन कार्य किया था वह भाषा प्रत्येक भारतीय को सीखनी चाहिए, ऐसा गांधी जी का मानना था। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मुसलमानों के साथ संबंध बनाए रखने के लिए उनकी भाषा को जानना भी हिंदुओं का कर्तव्य है। आज हम एक दूसरे की भाषा से दूर भागते हैं क्योंकि हमारी बुद्धि नष्ट हो गई है। हम भाषा की लड़ाई लड़ते हैं, भाषा की लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए। गांधी जी सांप्रदायिक सौहार्द को राष्ट्र की प्रगति के लिए आवश्यक मानते थे, इसलिए वे ऐसी राष्ट्रीय शैक्षिक संस्थाओं के पक्षधर थे जो हिंदू मुस्लिम एकता के संदेश वाहक तैयार करें। उनके अनुसार ऐसी संस्थाएं नष्ट कर देने योग्य हैं जो कट्टर हिंदू या कट्टर मुसलमान तैयार करते हैं। आज आप देख सकते हैं, आज बड़ी विकट स्थिति है। कुछ धार्मिक संस्थाएं इस प्रकार की हैं जो कट्टरता की शिक्षा देती हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। गांधी जी इसके खिलाफ थे। तो गांधी जी का संस्कृत के विषय में कथन है, वो गांधी जी संस्कृत के विषय में कहते हैं कि मुझे अपनी विरासत पर गर्व है जिन्होंने भारत को बौद्धिक व सांस्कृतिक ऊंचाई प्रदान की। आप अतीत के बारे में कैसा अनुभव करते हैं? वो प्रश्न पूछते हैं गांधी जी कि आप अतीत के बारे में कैसा अनुभव करते हैं? क्या आपको लगता है कि आप भी इस विरासत में सहभागी और उसके उत्तराधिकारी हैं? क्या उसे देखकर आपके मन में एक अजीब सी गुदगुदी नहीं होती कि हम एक विशाल ट्रेजर या विशाल खजाने, विशाल कोश के उत्तराधिकारी और संरक्षक हैं जो कि हमारे प्राचीन मनीषियों ने हमें दिया है संस्कृत भाषा के माध्यम से। गांधी जी राजनीतिक और सामाजिक जीवन में उच्च कोटि की नैतिकता का पालन करते थे और उसे आवश्यक मानते थे। धर्म और आध्यात्म उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। उनका ज्ञान संस्कृत में रचित शास्त्रों के अध्ययन से ही संभव था। यानी कि हम अपने धर्म और संस्कृति के बारे में तभी जान सकते हैं जब हम अपने प्राचीन संस्कृत भाषा में लिखे गए ग्रंथों का हमें अच्छा ज्ञान हो, ऐसा गांधी जी का मानना था। इसलिए उनके अनुसार संस्कृत का ज्ञान प्रत्येक हिंदू बालक के लिए अनिवार्य होना चाहिए। लेकिन आज दुर्भाग्य से आज ऐसा नहीं है। आज संस्कृत भाषा को लेकर के तरह तरह के विवाद पैदा किए जाते हैं। यहाँ तक कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में तो संस्कृत भाषा के विभाग ही नहीं है, जबकि आज आप देखिए विदेशों में अनेक जो विश्वविद्यालय हैं, जो अनेक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय हैं, वहाँ संस्कृत की पढ़ाई शुरू हो गई है क्योंकि वो संस्कृत के महत्व को समझ रहे हैं। अब तो हम भारतीयों को भी उसका महत्व समझना चाहिए। गांधी जी स्त्रियों और पुरुषों की समानता के समर्थक थे। उन्होंने एक बार कहा था कि यदि मैंने स्त्री के रूप में जन्म लिया होता तो मैं पुरुषों के उस दावे को झुठला देता कि नारी केवल पुरुषों के मन बहलाव के लिए पैदा हुई है। उनका ये मानना था कि नारी का जन्म पुरुषों के मनोरंजन के लिए नहीं हुआ है, पुरुषों के मन बहलाव के लिए नहीं हुआ है। नारी जो है, उनका मानना था कि प्रकृति द्वारा अथवा जीव वैज्ञानिक दृष्टि से बनाए गए भेद के अलावा उसमें नारी में और पुरुष में कोई और भेद नहीं होना चाहिए। उनका ये कहना था कि नारी को अबला कहना पाप है। जो लोग नारी को अबला कहते हैं वो पाप करते हैं। तो नारी सुख दुख में
पुरुष की सहधर्मिणी है, उसकी अर्धांगिनी है, उसके बिना पुरुष का कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसा गांधी जी का मानना था। उनका मानना था कि नारी में क्षमाशीलता, सत्य और अहिंसा का गुण पुरुषों की अपेक्षा अधिक मात्रा में विद्यमान होता है। वे स्त्री शिक्षा के पूर्ण समर्थक थे, क्योंकि वे मानते थे कि नारी को शिक्षित होकर पुरुष से होड़ नहीं करना है, अपितु उसका पूरक बनना है। जो माता पिता अपनी कन्याओं को शिक्षित न करके उन्हें अशिक्षित रखते हैं, वो वास्तव में अपराधी हैं। वो समाज के अपराधी हैं, देश के अपराधी हैं, अपने परिवार के अपराधी हैं, ऐसा महात्मा गांधी का मानना था। महिला सशक्तिकरण के लिए वो 3 बातें आवश्यक मानते थे: महिला शिक्षा, रोजगार व सामाजिक ढांचे में बदलाव। तो इन तीनों में तालमेल के बगैर महिला सशक्तिकरण संभव नहीं हो सकता था। तो गांधी जी इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझते थे और इसीलिए जो है उन्होंने महिलाओं को सशक्त करने पर काफ़ी बल दिया। गांधी जी प्रौढ़ शिक्षा जिसे कहते हैं, प्रौढ़ शिक्षा के भी बहुत बड़े हिमायती थे और कांग्रेस की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा था कि कांग्रेस ने इसकी उपेक्षा की है तथा इस मसले पर यानी प्रौढ़ शिक्षा पर कांग्रेस ने समुचित ध्यान नहीं दिया है। तो इसलिए उन्होंने एक बार कहा था कि यदि मैं प्रौढ़ शिक्षा का इंचार्ज होता तो देश की विशालता व महानता के प्रति प्रौढ़ शिष्यों के मस्तिष्क को खोलने की शुरुआत करता। ग्रामीणों के लिए हिंदुस्तान केवल एक भौगोलिक पद मात्र है। ग्रामीण विदेशी शासन व उसकी बुराइयों से सर्वथा अपरिचित हैं। उन्हें पता नहीं है कि विदेशी शासन जो है वो उसके कारण जो है देश को कितना नुकसान हो रहा है। विदेशी शासन जो है वो किस तरह से देश को लूट खसोट रहा है। तो इसके लिए आवश्यक था कि जो गांव में अशिक्षित लोग हैं, जो प्रौढ़ लोग हैं, उनको प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से शिक्षित बनाया जाए, जिससे कि वो अपने देश की जो वास्तु स्थिति है उसके बारे में अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त कर सकें। भारत आने के बाद 1920 में गांधी जी ने गुजरात विद्यापीठ की स्थापना की, जब वो दक्षिण अफ्रीका से भारत आए, तथा शिक्षा के संबंध में उनके प्रयोग जारी रहे। तो इस प्रकार गांधी जी के प्रारंभिक प्रयोगों ने शिक्षा के लिए बुनियादी या बेसिक सिद्धांतों की नींव रखी। वो एक जिज्ञासु शिक्षक की भांति सदैव सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हेतु प्रयत्नशील रहे। वे एक व्यावहारिक आदर्शवादी थे। विद्यार्थियों, शिक्षकों तथा शिक्षा प्रणाली के विषय में उनके विचार आदर्शवाद से प्रेरित हैं। उन्होंने घिसी पिटी लीक पर शिक्षा देने के स्थान पर बालकों की रुचियों के अनुसार, उनकी योग्यता के अनुसार, उनकी नैसर्गिक प्रवृत्तियों को पहचान कर उसके अनुसार शिक्षा देने की बात कही है। अपने एक भाषण में उन्होंने कहा था, जब उन्होंने गुजरात विद्यापीठ की स्थापना की थी, तो उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान का हर घर एक विद्यापीठ है, हर घर एक महाविद्यालय है और माँ बाप आचार्य हैं। माँ बाप ने यह आचार्य का काम छोड़ करके अपना धर्म छोड़ दिया है। बाहर की सभ्यता को हमने चुरा लिया है। इससे हिंदुस्तान का भला कैसे हो सकता है? तो वास्तविक शिक्षा बच्चों से नहीं अपितु उनके माता पिता व समुदाय से प्रारंभ होनी चाहिए। बच्चों के लिए उनका घर सीखने का पहला केंद्र होता है, पहला विद्यालय घर ही होता है। बच्चों की शिक्षा के लिए माता पिता व अध्यापक के मध्य तालमेल आवश्यक है। वे अपने देश की सभ्यता व संस्कृति को अपनाने पर बल देते थे। असहयोग आंदोलन के दौरान देश में अंग्रेज सरकार द्वारा संचालित स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार किया गया तथा अनेक भारतीय स्कूल कॉलेजों की स्थापना की गई। इसी क्रम में महात्मा गांधी ने 10 फरवरी 1921 को बसंत पंचमी के दिन बनारस में काशी विद्यापीठ का उद्घाटन किया। काशी विद्यापीठ का उद्देश्य पूरी तरह भारतीय परंपरा के अनुसार बिना किसी भेदभाव के सबको समान रूप से शिक्षा प्रदान करना था। 1937 में वर्धा में गांधी जी की अध्यक्षता में एक अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन संपन्न हुआ, जिसमें भारतीय शिक्षा के स्वरूप पर विचार किया गया।
यहाँ उपस्थित सभी शिक्षा शास्त्रियों, राजनेताओं और शिक्षा समितियों के प्रतिनिधियों ने मिलकर के 7 से 14 वर्ष तक के बालक तथा बालिकाओं के लिए एक आधारभूत राष्ट्रीय शिक्षा योजना प्रस्तुत की। बच्चों की यह अवस्था उनके विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इस शिक्षा पद्धति को बेसिक शिक्षा अथवा बुनियादी शिक्षा का नाम दिया गया। तो बुनियादी शिक्षा के 5 आधारभूत सिद्धांत पर ही गांधीवादी शिक्षा दर्शन की आधारशिला अवस्थित है। ये सिद्धांत है, पहला कि 7 वर्ष तक उनका मानना था कि शिक्षा निःशुल्क हो, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो, किसी मूल उद्योग के आधार पर शिक्षा दी जाए, समवायी शिक्षा हो और स्वावलंबी शिक्षा हो। तो बुनियादी पद्धति सभी बालकों की समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करती है, उनके शैक्षणिक स्तर को सुदृढ़ बनाती है। वर्धा में शिक्षा संबंधी अपना मत प्रकट करते हुए गांधी जी ने अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का विरोध किया था और कहा था कि अंग्रेजी पढ़ लिख करके लोग जो है वो स्वयं को आम भारतीय से अलग और उत्कृष्ट समझने लगते हैं। तो गांधी जी की दृष्टि में शिक्षित व्यक्ति वह है जो आत्मोन्नति के साथ साथ समाज के विकास व राष्ट्र के उत्थान के लिए भी प्रयास करे। उनके अनुसार अंग्रेजी जो शिक्षा पद्धति है वह पुस्तक प्रधान और साहित्यिक है तथा जीवन की वास्तविकता से बहुत दूर है। इसमें विषयों का मौखिक वर्णन होता है तथा इसमें व्यवहारिक कुशलता और सामाजिक निपुणता का अभाव है। तो अपने अनुभवों से गांधी जी ने निष्कर्ष निकाला था कि अंग्रेजी शिक्षा के कारण शिक्षितों व अशिक्षितों के बीच कोई संवाद ही नहीं है, संवादहीनता की स्थिति आ गई थी। यानी कि मैकाले ने जो शिक्षा की बुनियाद डाली थी वह सचमुच गुलामी की बुनियाद थी, ऐसा गांधी जी का मानना था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में अपने 4 फरवरी 1916 के अपने एक भाषण के दौरान गांधी जी ने जो है देशी भाषाओं के प्रयोगों पर बहुत ज़्यादा बल दिया था और ये कहा था कि शिक्षा का माध्यम देशी भाषाएं होना चाहिए। और उनका ये कहना था कि अंग्रेजी भाषा जो है वो उनका कल्याण नहीं कर सकती। तो इस तरह से मित्रों, जहाँ तक उच्च शिक्षा का प्रश्न है, गांधी जी का कहना था कि उच्च शिक्षा का नीति निर्धारण राष्ट्रीय आवश्यकता को ध्यान में रख करके करना चाहिए और ऐसे महाविद्यालयों का निर्माण होना चाहिए जिनमें राष्ट्रीय अपेक्षाओं के अनुरूप शिक्षण व प्रशिक्षण की व्यवस्था हो। तो उम्मीद है कि आपको आज की यह परिचर्चा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो मित्रों तो आप मेरे चैनल को लाइक करें और इसको सब्सक्राइब करें। और तो इस तरह से जिससे आपको नई वीडियोस मिलती रहें। नमस्कार, धन्यवाद।